हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 को लेकर, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के अच्छे सब क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि एग्जाम से पहले उस तरह के क्वेश्चन को जरूर करनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे करने से पहले आप ज़रूर वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, स्थिर जल में एक व्यक्ति की चाल, मैं थोड़ा सा वॉइस चेक कर दूँ। स्थिर, ओके वॉइस ठीक है। स्थिर जल में एक व्यक्ति की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो चीज दिया हुआ है। जो सिंपल सा एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये प्रश्न बहुत जल्दी और आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमें चाल और समय अगर पता चल गया तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे। कहता स्थिर जल में एक व्यक्ति की चाल 28/3 किलोमीटर पर घंटा है। तो आपने धारा बोट एंड स्ट्रीम में एक चीज पढ़ा होगा कि धारा की चाल और बोट की चाल। तो यहाँ पर बोट ना देकर व्यक्ति दे दिया है कि व्यक्ति की चाल। तो उस स्थिति में आप व्यक्ति की चाल को आप x मान लीजिए, जो कि 28/3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और दूसरा धारा की चाल हमें पता नहीं। धारा की चाल, क्योंकि धारा की गति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो धारा की गति y हमें फाइंड करनी है। y क्या करनी है, फाइंड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करा उस हिसाब से चलना है। यहां से देखिए उसे धारा के अनुकूल, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा, फिक्स है, काहे कि दो चाल आपको दिख रहा होगा। तो धारा को अनुकूल बोला जाए, मतलब कि धारा भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होती है, तो इस स्थिति में आपकी चाल जुट जाएगा। तो ओवरऑल धारा के अनुकूल देखा जाए तो चाल क्या होगा, क्या वो यहाँ पर कह सकते हो। 1 मिनट, देखिए अच्छा प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, धारा के अनुकूल चाल बोला जाए तो क्या होगा, x प्लस y। और धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना। तो पहले पता कर लेते हैं कि धारा की प्रतिकूल क्या होगा। धारा के प्रतिकूल चाल, यानी धारा इधर से जा रहा है तो यानी व्यक्ति इधर से जा रहा है। इस स्थिति में चाल घट जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने अनुकूल जोड़ा तो प्रतिकूल क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है, x माइनस y। ये बात पता चल गया कि धारा के अनुकूल चाल क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन ने कहा क्या कि धारा के अनुकूल तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लगता है। तो मैं कहता हूं कि दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय। ठीक है, तो दूरी को इक्वल करते हैं,
क्योंकि दूरी तो उतनी ही जाएगी जितना जाना है। दूरी को इक्वल करते हैं, क्या है, चाल गुना समय। अगर धारा के अनुकूल देखा जाए तो चाल क्या है, x प्लस वाई। इधर जाने में जितना भी समय लग रहा होगा, तो मान लीजिए t1 लग रहा होगा। फिर कहता है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो क्या है, x माइनस वाई। धीरे धीरे आराम से समझिए ताकि समझ में आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कर दूं आपको समझ में ही ना आए। धारा के प्रतिकूल, तो ये तो दूरी है, लेकिन धारा के प्रतिकूल चाल तो ये है, लेकिन जाने में जो समय लग रहा है, पहले t1 लग रहा था, इसका 3 गुना लग रहा है, 3 गुना t1, 3 गुना t1, इतना समय लग रहा था। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये भी दूरी और ये भी दूरी दोनों इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए x की वैल्यू कितना है, 28/3। जहाँ x दिख रहा है वहाँ 28/3 पुट कीजिए। y नहीं है तो y को हमें फाइंड करनी है। t1 इधर भी, t1 इधर भी, तो t1 खत्म, तो इधर सिर्फ 3 बचा है कि नहीं। तो x 28/3 माइनस y गुना 3, इतना। क्या इतना आप सोल्व नहीं कर पाओगे इससे आगे? मेरे में से कर लोगे, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, समझिएगा बात को। तो 28/3 प्लस y, इधर देखा जाए तो ये 3, इससे 3, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 28 आ जाएगा, माइनस 3y। ठीक है, तो y वाले को एक साइड लेता है, ये बिना y वाले को एक साइड, तो y प्लस 3y और इधर 28 माइनस 28/3। तो यहाँ से देखा जाए तो 4y और ऊपर इसको सोल्व कीजिएगा तो ये को घट जाएगा, तो नहीं 28 दूनी 56/3। तो यहाँ से कटाइएगा तो 14 चौके 56। तो y बराबर कितना निकल गया, 14/3 किलोमीटर पर आवर। हमने धारा की चाल को y माना था और धारा की गति हमसे पूछा जा रहा है, तो ये 14/3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आराम से इसे आप समझ सकते हो। हालांकि करने का शॉर्टकट भी इसको है, तो उसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। इसमें देखिए सभी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेगा, कुछ इजी भी मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, यानी प्रैक्टिस क्लास बोलिए या वीडियो बोलिए। तो चलिए देखते हैं क्या है, x/√128 √162/x, और हमसे x का मान पूछा जा रहा है कि नहीं। तो ये सीधा सीधा निकलने वाला मान रहता तो काम हो जाता, लेकिन सीधा सीधा निकलने वाला मान है नहीं। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आसान हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए ना, तो x² और इधर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √128 गुना √162, इतना हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ इतना हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको आप तोड़ सकते हो, 64 दूनी 128, यानी 64 गुना 2 में तोड़ सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ तोड़ सकते हैं। क्या आप इसको 81 दूनी 162, तो 81 गुना 2 कर सकते हो क्या? तो हाँ आराम से कर सकते हो, है ना। तो ये x² बराबर क्या हो गया, 64 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, कितना, 8 √2 बच जाएगा। 81 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना, 9 √2 यहाँ भी बच जाएगा। तो अब देखिए क्या, ये 8 गुना 9 √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2। अब स्क्वायर यहाँ है, तो ये स्क्वायर उठकर इधर क्या आएंगे, रूट में आ जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो x बराबर 8 दूनी
16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और यहाँ 3 रूट के अंदर ही 9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना 3, तो x बराबर 4 दिया 12। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर यहीं पर इतना प्रोसेस ना करते हुए यहाँ पर इतना दूर तक में ही अगर आप समझ जाते हैं तो यहीं 1-2 लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मैं इसलिए थोड़ा प्रोसेस से कर देता हूँ ताकि हमें पता है कि हमारे पास जो व्यूवर हैं कहीं ना कहीं सभी टाइप के हैं, मतलब कुछ एडवांस लेवल के भी, कुछ नॉर्मल और कुछ बिल्कुल ही वीक हैं। तो मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। एक निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए दो व्यक्ति 18:12 के अनुपात में गति से यात्रा करता है, उनके द्वारा लिया गया समय किस अनुपात में होगा। तो देखिए, जिसको ये पहली बार क्वेश्चन मिला होगा तो उसके लिए तो ये बहुत ही भारी होगा, लेकिन जिसको पहले भी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल गया होगा तो उसके लिए ये सेकेंडों का काम है। तो यहाँ पर जो दिया गया है स्पीड का रेशियो दिया गया है, दोनों व्यक्ति का स्पीड का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो कहा जाए तो 18:12 दिया है, और हमसे समय का अनुपात पूछा जा रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होता है, समय का रेशियो होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर हम कहें कि टाइम का रेशियो हमें पता करनी हो तो क्या होगा, इधर 18 है तो 18 इधर आ जाएगा, और 12 इधर है तो 12 इधर आ जाएगा। तो 12:18, जस्ट इसको उल्टा देना है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखा जाए तो इसको कटा पिटा भी सकते हैं, 6 से ये 2 टाइम में, 6 से या 3 टाइम में, बस यही आपका राइट आंसर है। यानी चाल का रेशियो जो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी कम चाल यानी समय कम लगेगा, जिसका चाल मतलब कि कम होगा उसको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ निश्चित दूरी की बात की है। यानी दूरी फिक्स होनी चाहिए तब, ना कि दूरी फिक्स नहीं है तो उस स्थिति में ये चीज़ कंडीशन काम नहीं करेगा। यहाँ कहा गया है निश्चित दूरी, ठीक है, और निश्चित दूरी से ही रिलेटेड अगर कहने का मतलब कि और एक चीज होता है, जैसे स्पीड का जो रेशियो होगा वह डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। ये भी बात ध्यान में रखना है। जो अनुपात स्पीड का रहेगा वही अनुपात यानी समान अनुपात डिस्टेंस का रहेगा, लेकिन जो स्पीड का रेशियो रहेगा उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो ये 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। पी क्यू की तुलना में 30% अधिक कुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो क्यू अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि काम बराबर समय गुना क्षमता होती है। समय गुना क्या होती है? क्षमता, बस। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया पी क्यू के तुलना में 30% अधिक कुशल है, तो मैं पी और क्यू को लिख लूंगा। ठीक है, और इस 30% को देखूंगा पहले। 30% का मतलब क्या, तो आपका जवाब होगा 30% का मतलब 3/10, यही ना। तो कहा गया है क्यू के तुलना में 30% अधिक है, तो जिससे तुलना करने के लिए बोल रहा है वो नीचे वाला वैल्यू है, यानी क्यू ये है 10 जो है क्यू का वैल्यू है। इससे 30% अधिक करने का मतलब 3 ज़्यादा पी है 13 है। तो ये जो अनुपात मैंने निकाला ये आपकी क्षमता का अनुपात निकला, इफिशिएंसी का अनुपात निकला। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्षमता का अनुपात निकला। इसका मतलब पी की क्षमता 13 है और क्यू की क्षमता अनुपातिक क्षमता 10 है। अब कहता है पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, तो क्यू अकेला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं अगर काम निकालने की बात करूं तो काम बराबर क्या, समय गुना क्षमता, है ना। तो पी का काम मैं अगर निकालूं, पी का काम, तो समय कितना लग रहा है पी को 20 दिन,
और इस P की क्षमता कितनी है 13 गुना 13, तो ये काम हो गया टोटल कितना 13 दूनी 26, 260 काम हो गया। आप कह सकते हो कि 260 काम यानी अनुपातिक ही काम हुआ, क्योंकि ये जो मैंने 13 वैल्यू पुट किया हुआ अनुपातिक ही है। बात समझ रहे हैं? तो ये 260 हुआ। अब पूछ रहा है कि Q अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो हमें चाहिए Q का टाइम। Q का क्या चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर यहां से अगर देखा जाए तो क्या होगा काम अपॉन क्षमता, काम अपॉन क्षमता, यह है ना। तो Q का टाइम निकालना है, काम कितना, जो काम बोल रहा है कि ये P कर रहा है अकेला वही काम W से करवाना है अकेला, तो P कितना काम कर रहा है 260, 260 काम को ही किससे करवाना है Q से, तो Q की क्षमता अनुपातिक क्षमता कितनी है 10, तो 10 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ से कटाइए पिटाइएगा तो ये कितना निकल गया 26, और 26 दिन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो समझने का कोशिश कीजिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। इसमें चलिए ये भी वर्किंग टाइम का ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। P और Q व्यक्तिगत रूप से 6 और 8 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम मेथड लगाने वाले, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे रहेंगे, एक सही तरीका रहेगा। तो कहता है P 6 दिन में, Q 8 दिन में, 8 दिन में, वे दोनों R की मदद से 3 दिन में कर लेता है, यानी P Q भी आया और एक व्यक्ति और आ गया, P प्लस Q प्लस R, और ये तीनों मिलके वे दोनों और R यानी P और Q और उसके साथ R आया और 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, यह बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का मैं एलसीएम निकालूंगा, 6 8 3 का, तो कितना निकलेगा 24। तो ये आपका काम है, ये आपका क्या है कहा जाए काम है, और इसको अब 24 को 6 से भाग दूंगा तो ये आपका जो निकलेगा 4, 24 को 8 से भाग दूंगा तो ये निकलेगा 3, 24 को 3 से भाग दूंगा तो ये निकलेगा 8। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्षमता निकल गया, ये क्या है इसकी क्षमता यानी इफिशिएंसी, क्षमता निकल गया। तो कहता है यदि कुल मजदूरी 3200 रुपए है तो आर को कितना मजदूरी देनी होगी, आर को कितनी मजदूरी देनी होगी। तो देखिए जो आपका लाभ का अनुपात होगा वह क्षमता के अनुपात के इक्वल होगा, जो लाभ मिलेगा वो आपके क्षमता के हिसाब से मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप जितना काम करोगे उतना यानी उतना आपको मजदूरी मिलेगा। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि टोटल जो देखा जाए, हमसे आर के बारे में पूछा जा रहा है तो आर की क्षमता हमें पता होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ कहूँ, प्यार से समझिएगा थोड़ा सा, पी की क्षमता के बारे में बात करूँ तो 4 है कि P 4 यूनिट काम करता है। Q की क्षमता देखा जाए तो ये 3 यूनिट काम करता है। अब R का कैसे निकालूं, यही ना। तो R का देखा जाए तो यहाँ पर PQR तीनों मिलकर 8 दिन में कर रहा है, और PQ का हमें पता है, PQ का 4 और 3 7 पता है, तो हमें 8 पुराना है ना, टोटल कितना है 8। तो R को कितना होना पड़ेगा, R का क्षमता क्या होना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा 1। ठीक है, 1 R का क्षमता क्या होगा 1। कैसे, क्योंकि PQR तीनों का मिला के 8 है और PQ यानी ये दोनों मिलाकर 7 है, तो R बचा हुआ कितना होगा 1 ही तो होगा ना, तभी ना 8 पूरेगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ठीक है, तो अब देखिए इसकी क्षमता का जो टोटल होगा वह कुल मजदूरी के बराबर होगा, इसकी क्षमता का जो टोटल होगा वह कुल मजदूरी के बराबर होगा।
हालांकि इससे फाइंड कीजिएगा आंसर तो उतने आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट ये भी लाभ का भी जो रेशियो निकाला जाता है, लाभ का जो अनुपात निकालिएगा वह क्षमता के अनुपात से आप निकाल सकते हो, क्षमता के अनुपात से आप निकाल सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो सेम कंडीशन, इसको इससे ना निकाल करके वह कितना काम किया है, इससे ना निकाल करके आप डायरेक्ट इसके क्षमता के अनुपात से ही तुलना कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो टोटल क्षमता देखा जाए तो 8, PQR तीनों की क्षमता कितनी है 8, 8 अनुपात की वैल्यू आपके पास 3200 दिया है। और R के बारे में पूछा जा रहा है, R के बारे में पूछा जा रहा है, तो R का अनुपातिक वैल्यू कितना है 1, इसका मतलब हमें 1 की वैल्यू चाहिए। तो 8 को 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 8 से भाग लगा सकते हो, तो आप इसमें भी 8 से भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा 400। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 400, और 1 किसका अनुपातिक वैल्यू है R की, एक किसका वैल्यू है R की, तो बस R की ही 400 ये मजदूरी होगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर किसी और का पूछता, P का पूछता तो 1600 हो जाता, Q का पूछता तो 1200 हो जाता, और सभी को जोड़ते हैं तो 3200 हो जाता। तो ये R को इस तरह से इसको फाइंड आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अधिक कोस बटे 1 माइनस साइन थीटा, कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। या तो इसको आप वैल्यू पुट करके बनाइए, या थोड़ा सा इसको सोल्व करके आसान कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट करके देखिएगा क्या आंसर आएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा तो ज़्यादा दूर तक आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे देखिए दोनों में कोस है, दोनों में कोस है, क्या कोस को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या कोस थीटा को? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कॉमन तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा, माइनस है, यहाँ से कोस कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कॉमन वाली बात तो जानते होंगे कि कॉमन क्या होता है, जो दोनों में है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, वो भी गुना में रहे तब, जोड़ घटा में रहेगा तो नहीं। तो यहाँ से दोनों में कोस था तो आराम से आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो ये रहा। तो अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो कोस थीटा बाहर है रहने दीजिए, तो यहाँ से देखा जाए तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ माइनस है तो -1, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस साइन थीटा। क्या इतना भी आप भिन्न का जोड़ घटाव नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते होंगे। तो ये टोटल हो गया इतना। तो नीचे वाला क्या बन जाएगा a माइनस b a प्लस b, तो बस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? जो कि मैंने पिछले बार भी बताया था कुछ ऐसे। और यहाँ देखा जाए तो ये गया काम से, मैं एक प्लस में एक माइनस में, खत्म। तो कोस थीटा ऊपर रह गया, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, और नीचे में देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को थोड़ा सा समझिएगा, कहीं पर आप लोग को ये फार्मूला देखे होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका बराबर में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो वही चीज़ तो है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका सीधा मैंने किया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कोस थीटा बराबर 2 साइन थीटा, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा होता है। इतना बराबर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कोस से एक कोस कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा कोस थीटा। क्या बात को समझ रहे हैं? हालांकि वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते थे, लेकिन वहाँ पर फिर मान उन भरते हैं तो, और इससे ज़्यादा जितना करना होता उससे ज़्यादा आपको इधर सॉल्यूशन कर, अगर वैल्यू पुट करके करते हैं तो
क्योंकि इस एक बार इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, तब जाकर आंसर आता है। तो हर जगह वैल्यू पुटिंग करना सही नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इतना बराबर में मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा लिख सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। और बराबर में क्या था? तो बराबर में क्या था? तो इधर भी सब जगह बराबर में 2, सब जगह बराबर में 2, तो यहाँ भी बराबर में 2, तो 2 से 2 खत्म, तो बच गया टेन थीटा बराबर 1। तो बताइए टेन थीटा का कितना का वैल्यू 1 होता है? तो सीधा सीधा जवाब होगा कि टेन 45 का मान 1 होता है, यानी थीटा के जगह पर आप 45 पुट कीजिएगा, यानी टेन 45 का मान ही तो 1 होता है कि नहीं? तो बस यानी थीटा के जगह पर क्या पुट करना होगा? 45। तो ये 45 राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, और इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है कि थोड़ा सा जो आपको टेबल में मान लिखा हुआ मिलेगा उससे थोड़ा सा हट के कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस को करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको क्या कैसे करते हैं। साइन क्या है? 75 डिग्री। तो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर साइन 45 पूछता, 30 पूछता, 60 पूछता, 90 पूछता तो आराम से आप निकाल लेते, लेकिन 75 पूछ दिया है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि साइन ए प्लस बी बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है उस बात को समझिएगा। साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ये बात मैंने क्यों लिखा अभी तुरंत समझ में आएगा, समझिएगा। देखिए साइन 75 को हम साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ लिख तो सकते हैं। तो ये बन गया ना साइन ए प्लस बी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और इतना बराबर फार्मूला ये, तो बस काम हो गया। तो इसका कहने का मतलब हम लिख सकते हैं इसको साइन 45 ए के जगह पर 45 इंटू कोस बी के जगह पर 30 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस साइन क्या है बी के जगह पर 30 प्लस कहते हैं इंटू क्या है कोस ए, और ए के जगह पर 45 यानी कोस 45। बस वैल्यू आप पुट कीजिए, आपका आंसर। तो साइन 45 का मान कितना? 1/√2। कोस 30 का मान कितना? तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान हाफ, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। इतना ही ना होता है। अगर मैं मान सही पुट किया हूँ तो आंसर भी सही आनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये √3/2 √2 गुना 2, तो √2 प्लस 1/ ये भी 2√2, इतना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ इतना हो जाता है। तो इन दोनों का इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 2√2 √3 प्लस का 1। बट इतना तो आंसर है ही नहीं। अब क्या किया जाए? आप घुमा फिरा के देखिए किधरों है क्या। यहाँ पर है भी तो माइनस है कि नहीं? तो माइनस नहीं होना चाहिए था, अगर प्लस रहता तब हम सही कर सकते थे, लेकिन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आंसर पे। आप नीचे में 4 है, नीचे में 4 है, तो नीचे में 4 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो थोड़ा सा सोचिए ना। √2 से गुना कर सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कर सकते हैं। तो अब ऊपर भी √2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ नीचे √2 से गुना करेंगे तो 4 तो आ गया, ऊपर √2 से गुना करेंगे तो √3 गुना √2, √6 √1 गुना √2, तो √2
तो क्या अब ऐसा ऑप्शन है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ है। तो हमारी है ना यही राइट आंसर हो जाएगा। हमको मारना नहीं है आंसर को, ये नहीं कि डबल मीनिंग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए बनाइए इसको। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन, उतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं कह सकते हो, बट इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है नमिता कुछ वस्तुएं खरीदती है जिनके लिए दुकानदार को 25-50 का भुगतान करती है। यदि दुकानदार ने इन पर 15% की छूट दी है तो नमिता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, ये बात कह रहा है। तो कहता है 15% छूट की बात कर रही है और हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य यानी एमपी, अंकित मूल्य यानी एमपी, और भुगतान करती है मतलब कि कहीं ना कहीं वो खरीदा है, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो सीपी इतना दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। तो हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है और इस पर 15% छूट दिया है। तो 100 पर आपको 15% का अगर छूट मिल जाए तो कितना पड़ेगा? 85%। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 85% यानी 100 पर आपको 15% छूट दिया तो इसका मतलब 85। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको भुगतान यानी आपने जो खरीदा है 25-50 रुपये में, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू देखूं तो ये कितने में खरीदा है? तो यहाँ पर सीधा सीधा देख रहा है कि 85 में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 85 में खरीदा है। तो ये जो 85 की वैल्यू है वो 25-50 है, 25-50, और हमें चाहिए 100 की वैल्यू, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। तो चलिए इसको कटा पिटा के 100 बनाने का कोशिश करते हैं। नहीं, 85 का वैल्यू जो है आपके पास अनुपातिक वैल्यू वह 25-50 है। तो हमें इसको 100 बनाना है, इस 85 को किसी तरह भी 100 बना दें, काम चल जाएगा। तो 17 से आप भाग लगा सकते हो, इसमें आप 17 से भाग लगा सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ। तो आप इधर भी 17 से भाग लगाइए। तो 17 से इधर भाग लगाइएगा तो ये कितना आएगा? 5 अनुपात, और इधर 17 से भाग लगाइएगा तो 17 का 17 बच गया कितना? 8, 17 पचे 50 से 1 0, यानी 17 से भाग लगाए 150। क्या अब इस 5 को मैं 100 बना सकता हूँ क्या? क्योंकि हमें अंकित मूल्य चाहिए, क्या चाहिए? मार्क प्राइस चाहिए। तो 100 बना सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, सीधा 20 से गुना कर दीजिए ना। तो ये 20 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 100। तो आप इधरों भी 20 से गुना कीजिए तो 20 15 दूनी 30 और 2 0 3000। तो ये 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। तो इसका राइट आंसर है 3000। तो ये सब सिंपल सी तरीका है, बस इस तरह समझाया हूँ दोस्त, सिर्फ मैं बताया हूँ कैसे होता है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, एमपी और सीपी का रेशियो ले सकते हो, एमपी और सीपी का रेशियो ले सकते हो। कैसे? कोई अगर मैं 15% को देखूं, 15% को देखो तो 15% मतलब क्या? 5 तिया 20 पंचे यानी 20, 3/20। तो इसका मतलब एमपी 20 है, उस पर 3 छूट 17 सीपी है, और 17 का वैल्यू आपके पास 25-50 है। तो आप 20 का वैल्यू निकाल लो, आराम से आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये भी काम करेगा और ये जल्दी होगा, बट यहाँ पर मैं समझाने के लिए बताया हूँ कि ऐसे हो सकता है और ये चीज़ आपको समझ में आ सकता है। ये चीज़ भले समझ में ना आए लेकिन ये आपको बहुत जल्दी आंसर देगा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आएगा ये चीज़। बाकी बात तो आप ये चीज़ डेवलप कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट दोस्त, थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है क्योंकि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। हो सकता है कि ये वीडियो नवरात्रि के बाद मिले, लेकिन नवरात्रि के शुभ समय में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3-4 वीडियो रहता है, क्योंकि हमें भी दोस्त बहुत सारे काम रहता है। तो कभी कदाल गैप हो जाने के वजह से अगर मैं
पर डे बनाऊं फिर डालूं, तो गैप हो जाने पर नहीं बना पाता हूं, तो जिसमें कि आपको वीडियो गैपिंग मिल सकती है। तो जिसके वजह से मैं ऑलरेडी 2-4 वीडियो बना कर रखता हूं, भले ही वो 2-3 दिन बाद आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये मैं नवरात्रि के समय में बना रहा हूँ, और आज ये नवरात्रि का ये 5वां दिन है, मतलब कि दुर्गा पूजा का जो पूजा शुरू होता है वो आज 5वां दिन चल रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नॉइस थोड़ी बहुत आ सकती है, तो समझिएगा कि माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद आपको मिल रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। दूसरे समूह में 10 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु 70 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो सभी व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा? तो औसत से रिलेटेड सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, योग बराबर औसत गुने कुल संख्या, यही चीज होनी चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब मैं कहूं कि 8 व्यक्ति का योग क्या होगा? 8 व्यक्तियों का आयु का योग, 8 व्यक्ति के आयु का योग कहूं तो योग बराबर क्या? औसत गुने कुल संख्या। तो औसत कितनी? 50। औसत कितनी? 50। और कितने व्यक्ति हैं, यानी कुल संख्या व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8। तो ये जाकर निकल गया कितना? 5 8 40, यानी 400। ठीक है। फिर उसी तरह 70 व्यक्तियों का, 70 कहते हैं 10, दूसरे समूह में 10 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है, तो 10 व्यक्तियों की आयु का योग क्या होगा? तो योग कितना? 70। योग कहते हैं औसत कितना? 70। तो कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति गुना 10, तो यहाँ से देखा जाए तो 700। ठीक है। तो अब कहता है कि सभी व्यक्तियों दोनों समूहों को मिला दिया जाए, यानी ये 8 वाला भी है 10 वाला भी, तो यहाँ टोटल व्यक्ति देखा जाए तो कितना होगा? 10 8 18 व्यक्ति, 18 व्यक्तियों का योग, यही ना। और इधर देखा जाए तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इधर कितना? 1100, यही ना। तो अब हमसे पूछता है कि सभी व्यक्तियों का औसत आयु कितनी? तो अगर मैं कहूं औसत बराबर क्या होगा? योग बटे कुल संख्या, यही ना। तो बस औसत निकालना है। तो योग, अगर मैं इसको पलटा दूं तो योग बटे कुल संख्या हो जाएगा, तो योग कितना है? 1100। कुल संख्या अब दोनों को एक समूह में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा व्यक्ति? 18 व्यक्ति। तो 18 व्यक्ति, बस भाग दीजिए। तो 18 6 के 78 से 18 7 26 है, तो 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। 18 6 के 78 यानी 108। उसके बाद यानी शुरुआत का 6 होना चाहिए। शुरुआत में 6 एक ही ऑप्शन में, जरूरी नहीं है कि पूरा हल किया जाए, हालांकि कीजिए, देखिए लगभग में इतना आएगा। तो हालांकि देखिए मेरा कहने का मतलब, थोड़ा सा जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरा कटाइए तब जाकर आंसर लाइए फिर आंसर टिक कीजिए, नहीं। अब देखिए एक पहला डिजिट मिला, नहीं मिला तो मान लेते हैं यहाँ भी छोड़ आता, तो एक बार और भाग लगाते तो दूसरा संख्या तो मिलता है कि नहीं, दूसरा भी नहीं मिलता तो एक बार और लगाते हैं, जहां पर मिल जाता वहां आंसर करके निकल जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा हल करें तब जाकर आंसर मारें, उससे आपकी टाइम की बर्बादी होगी। तो बेहतर है कि इस तरह से करें, जहां आपको समय की बचत करनी चाहिए वहां जरूर करें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपको पता है कि एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन की होगी तो 90 मिनट दिया जाएगा, और 90 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बच्चों वाले तरीका से कीजिएगा, उसी तरह से गुना भाग करते रहिएगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा दोस्त। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उस तरह में पता चलेगा कि आपका 90 मिनट पार हो गया और 60-65 क्वेश्चन ही होगा। तो बेहतर है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। नेक्स्ट देखिए, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 भाग शिक्षा पर खर्च करता है
और 2/6 भाग भोजन पर, अन्य जरूरत पर खर्च होता है, अन्य किसी और जरूरत पर खर्च होता होगा। तो वेतन का शेष भाग उसके बचत में है। यानी कहता है कि वेतन का शेष भाग उसके बचत में है, तो बचत धनराशि कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इसको यहाँ से अगर आप चाहिएगा कि 4500 का 1/3 करें, फिर उसका 2/6 करें, तब जाकर दोनों को जोड़ेंगे और घटा कर निकालेंगे, तब जाकर आंसर लाएंगे, तो वो फिर आपका ओल्ड मेथड हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए, ये क्या है 1/3, ये क्या है 2/6, 2/6। ठीक है, तो इन नीचे की डाटा का आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम को आप टोटल वेतन मान लीजिए, टोटल इनकम मान लीजिए कि टोटल वेतन जो है, इन दोनों का एलसीएम कितना, नीचे वाले डाटा का एलसीएम कितना, तो आपका जवाब होगा 6। ठीक है, हालांकि रियल में है 45,000, रियल में कितना है 45,000, लेकिन ये नीचे की डाटा को हमने मान लिया कि उसका वेतन है 6। ठीक है, तो 6 का 1/3 वह शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 6 का 1/3 कहा जाए तो कितना होगा 2, यानी 2 जो कर रहा है वह खर्चा वह एजुकेशन पर कर रहा है। फिर कहता है इसका 6 का 2/6, तो 6 का 2/6 कितना, यानी 2/6 कितना, तो 2 होगा। 2 जो खर्च कर रहा है भोजन और अन्य जरूरत खर्च पर कर रहा है, अन्य जरूरत भोजन और अन्य चीजों पर खर्च कर रहा है। 6 में से 2 एजुकेशन पर और ये अदर चीजों पर, भोजन और अदर चीजों पर खर्चा कर रहा है। तो बताइए 6 में से 2 ये 4 निकल गया, तो शेष बचा कितना, तो आपका जवाब होगा कि 2 शेष बचा। कितना शेष बचा 2, यानी 2 रिमाइंडर रह गया, यानी बाकी 2 रह गया। तो हमसे बाकी के बारे में पूछा जा रहा है, हमसे बाकी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 6 की वैल्यू हमारे पास 45,000 दिया है, कितना किया है 45,000 दिया है, हमें 2 की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सा आप हिसाब किताब लगा सकते हैं। क्या हम इस 6 को 2 किसी तरह से बना सकते हैं क्या, 6 की वैल्यू हमारे पास 45,000 है, क्या इस 6 को 2 हम बना सकते हैं किसी तरह, क्योंकि हमें 2 की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू यानी 2 का मान कितना होगा वो चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, आप इसे 3 से भाग लगा दीजिए और इधरों 3 से भाग लगा दीजिए। तो इधर 3 से भाग लगाइएगा 2, इधर 3 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 15, 3 को 0 तो 15,000। तो सिंपल सा 2 का वैल्यू निकला, वही आपका राइट आंसर है। तो ये सब तरीके से अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत समय की बचत होगी, बशर्ते कि आप 45,000 का 45K का आप 1/3 करो, फिर इसका 45K का यानी 45,000 का फिर 2/6 करो, फिर इन दोनों को जोड़ो और 45,000 में घटाओ, तब जाकर आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। तो बेहतर है कि ऐसे कीजिए ना, कहीं कहने का मतलब कि समय की बचत होगी, और समय ही बचाना आपके लिए बहुत बड़ी बहादुरी रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सीटिंग अरेंजमेंट का है। इस तरह के क्वेश्चन तो रेलवे पूछ ही रहा है कि नहीं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन जो भी है, सभी एग्जाम में रेलवे के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त, ये सिर्फ आपके लिए एलपी टेक्नीशियंस के लिए ही काफ़ी नहीं है, ये और भी अदर एग्जाम में काम आएंगे ये वीडियो। तो आप अभी से ही प्रैक्टिस जारी रखिए। भले ही हो सकता है, मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होंगे, कुछ हार्ड होंगे, बात समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सभी टाइप के क्वेश्चंस का करना चाहिए। और प्रैक्टिस की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, और ये आपको खुद ही अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस की ज़रूरत है और इस तरह का ही पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं पिछले पेपर से ही निकाल कर
रेलवे के ही पेपर से निकाल कर मैं इस क्वेश्चंस को ला रहा हूँ। ये नहीं कि मैं खुद से बना रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं। बात समझ रहे हैं? तो पिछले पेपर से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले रेलवे का मैंने कई बार पेपर देखा है, कई पेपर देखा है कि जो प्रीवियस ईयर का है उससे कहीं ना कहीं लगभग 80% 85% क्वेश्चन मिलता जुलता देता है। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत डाटा चेंज हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता जुलता क्वेश्चन देता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना कि ये क्वेश्चन आपका या तो एलपी का होगा या एनटीपीसी का। ये क्वेश्चन आपका जेई का पेपर से मैंने निकाला है, तो आप समझ रहे हैं कि आप किस लेवल का कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो जरूरी ही एलपी में आपको निश्चित ही बेनिफिट करेगा। पता है, दिए गए प्रश्नों में का उत्तर दीजिए। दिए कट गया होगा किधरों, ठीक है। तो 8 मित्र मनोज रीतु बानो जो भी है 8 मित्र है, ठीक है, जिसमें बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया गया है। 8 कुर्सियां लगी है, वे सभी उत्तर की ओर सम्मुख हैं। तो चलिए 8 कुर्सियां बनाते हैं, 8 जगह बनाते हैं, 8 जगह। तो यहाँ पर एक रेड पेंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुर्सियां मैंने लगा दिया और सब उत्तर की ओर सम्मुख है। उत्तर की ओर कहने का मतलब ऊपर ताक रहा है। अब ये चीज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिएगा। ऊपर ताकने का मतलब क्या है? सब ऊपर की ओर ताक रहा है, तो ऊपर ताकने का मतलब कि इधर बायां और इधर आपका दायां। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए, वे सभी उत्तर की ओर सम्मुख है। बानु कुर्सी क्रमांक 6 पर बैठी है, तो बानु के लिए जगह फिक्स हो गया कि 6 पर बैठेगा। बानु कहाँ बैठेगा? 6 पर बैठेगा। ये छठा कुर्सी पर बानु बैठेगा, ठीक है। फिर कहता है बानु और मनोज के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, तो बानु और मनोज के बीच 2 व्यक्ति, तो मनोज को क्या हम इधर बैठा सकते हैं? 7 8 पर बैठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर 8 पर बैठाते हैं तो एक ही व्यक्ति आएगा बानु और मनोज के बीच में, तो एक कंडीशन बनता है इधर, यहाँ पर ना चाहते हुए भी मनोज को यहाँ बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मनोज यहाँ पर बैठ जाएगा। अब रहा आगे, चलिए देखते हैं। 2 व्यक्ति इसके बीच में है, बिल्कुल। ऋतु और आकाश हमेशा एक दूसरे के निकट है। ऋतु और आकाश हमेशा एक दूसरे के निकट है, तो चलिए देखते हैं ऋतु आकाश कहाँ बैठ सकता है। तो 2 को बला गैप होना चाहिए। ऋतु आकाश या ऋतु या आकाश, ये दोनों हमेशा आपस में साथ साथ बैठेंगे। तो अभी कई कंडीशन, कितना जगह है? 7 8 पे बैठ सकता है, 4 5 पे बैठ सकता है, 1 2 पर बैठ सकता है। इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा, और आपको भी ऐसे करना है कि साइड में लिखना है, क्योंकि अभी बैठा दोगे तो फिर आगे बैठाने में दिक्कत हो जाएगा। सोनू ना तो मनोज के पास ना ही बानु के पास बैठा है। सोनू ना तो मनोज के पास ना ही बानु के पास, तो इसका मतलब सोनू ना तो 2 पर बैठ सकता है, ना ही 4 पर, ना ही 5 पर, क्योंकि बानु के पास भी नहीं बैठ सकता है, तो ना ही 7 पर बैठ सकता है। सोनू यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। फिर सोनू बैठ कहाँ सकता है? तो सोनू के लिए एक ही कंडीशन है, या तो 8वां पर बैठेगा सोनू, या तो यहाँ बैठेगा, या फिर 1वां स्थान पर बैठ सकता है। ये 2 कंडीशन हो सकता है, या तो सोनू पहला पर बैठे या फिर 8वां पर बैठे। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ बैठेगा, ये कंफर्म बात नहीं है, ठीक है। अनु कभी भी विषम क्रमांक पर नहीं बैठता है। अनु कभी भी विषम पर नहीं बैठता है, तो अनु इसका मतलब सम पर बैठेगा। अनु इसका मतलब क्या है? सम पर बैठेगा। तो सम कहने का मतलब क्या? यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ पर बैठेगा। तो अनु के लिए अभी भी कोई जगह नहीं है, तो अनु वाला भी कंडीशन अभी फिक्स नहीं है। तो आगे और भी पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और आइडिया लग जाए। कहता है ना तो ऋतु ना ही आकाश कुर्सी 4 पर बैठता है। ना ही ऋतु ना ही आकाश कुर्सी 4 पर बैठता है।
ऋतु आकाश के लिए ये दोनों जगह नहीं है, क्योंकि ऋतु आकाश दोनों साथ बैठेंगे तो, और ना कह रहा है कि ना तो ऋतु यहाँ बैठ सकती है ना आकाश बैठ सकता है। तो जब यहाँ पर नहीं बैठ सकता तो फिर पांचवा पर भी वो नहीं बैठ सकेगी, क्योंकि 4 के लिए अगर यहाँ पर बैठाते हैं इस दोनों कंडीशन को, अगर आकाश को यहाँ बैठा देते तो ऋतु यहाँ, है कि नहीं। और इसने कहा भी दिया है साफ साफ कि ना तो आकाश को आप 4 पर बैठा सकते हो ना ऋतु को। तो इसके लिए 2 जगह रह गए, या तो 7 8 या तो ये। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? या तो 7 8 या फिर 1 2 रह गए। और यहाँ पर ऑलरेडी सोनू के लिए कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगा हुआ है। तो आगे और भी पढ़ते हैं। रोहन और ऋतु के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। रोहन और ऋतु के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर मैं आकाश और ऋतु को यहाँ बैठा दूं और रोहन को इधर बैठा दूं, चलेगा क्या? चल सकता है। और अनु ऋषि के दाहिने बैठा है। अच्छा, अनु का स्थान कहीं फिक्स हुआ है क्या? तो देखते हैं। थोड़ा सा है अल्टर टाइप का क्वेश्चन। रोहन और ऋतु के बीच केवल एक व्यक्ति। रोहन और ऋतु के बीच केवल एक व्यक्ति। अगर मैं देखूं रोहन, अच्छा ये क्या था? ऋतु था, ये ऋतु। और इसने कहा रोहन और ऋतु, रोहन और ऋतु के बीच एक व्यक्ति। चलिए देखते हैं कंडीशन लगाकर। कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर ऋतु को यहाँ बैठा रहा हूँ, ऋतु को यहाँ बैठा रहा हूँ, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये कौन था? आकाश। आकाश को यहाँ बैठाता हूँ। तो इस स्थिति में सोनू का स्थान खत्म, तो सोनू यहाँ पर बैठेगा। सोनू कहाँ बैठेगा? सोनू यहाँ पर बैठेगा। देखते हैं फिक्स हो जाएगा तो काम चलेगा। उसके बाद कहा है ऋतु, रोहन और ऋतु के बीच एक व्यक्ति। ऋतु यहाँ, तो इसका मतलब रोहन को यहाँ आप बैठा सकते हो, रोहन को यहाँ आप बैठा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अनु ऋषि के दाहिने हैं। अनु ऋषि के दाहिने निकटतम नहीं बैठी है। अच्छा, तो दाहिने नहीं बैठी है। ऋषि के, रोहन जो है यानी अनु जो है ऋषि के दाहिने नहीं बैठी है, इसका मतलब ऋषि की बाईं बैठी होगी। तो ऋषि को मैं कहने का मतलब कि अनु ऋषि के दाहिने निकटतम नहीं बैठी है। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अनु को बैठा देता हूँ और ऋषि को इधर बैठा देता हूँ। ऋषि, अच्छा ये वाला है। ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन रहता है दोस्त, और इसको आप एक बार में तो निकल ही जाइए तो बेहतर है। कहने का मतलब कि शुरुआत में इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम खींचेगा। तो ये स्थिति। तो चलिए अब देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो ठीक है, इसने शुरू से अब मिलाते हैं। बानु क्रमांक 6 पर बैठी है। ठीक है, ऋतु और आकाश हमेशा एक दूसरे के निकट है। ऋतु आकाश हमेशा एक दूसरे के निकट है। बिल्कुल, यहाँ पर ऋतु आकाश एक दूसरे के पास है। सोनू ना तो मनोज के पास बैठा है ना ही बानु के पास। तो सोनू को यहाँ पर बैठा दिया, तो ना तो मनोज के पास है ना ही बानु के पास है। ये भी बात सही हो गया। ठीक है, ना तो ऋतु ना ही आकाश 4 पर बैठा है। तो 4 पर ना तो ऋतु है ना ही आकाश है। ये भी बात सही हो गया। आगे देखा जाए तो रोहन और ऋतु के बीच केवल एक व्यक्ति। रोहन और ऋतु के बीच, रोहन और ऋतु के बीच केवल एक व्यक्ति, हाँ बिल्कुल है। और आगे अनु ऋषि के दाहिने निकटतम नहीं बैठी है। निकटतम नहीं बैठी है, लेकिन दाहिने बैठी है लेकिन निकटतम नहीं। तो ऋषि के दाहिने है लेकिन निकटतम मनोज है, अनु नहीं है। तो ये भी कंडीशन सब फिक्स हो गया। इसका मतलब जो हमने बैठाया वह बिल्कुल सही है। तो देखिए, जब दिमाग ना लगे तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो हालांकि करना तो है ही ना, है कि ऐसा थोड़ी नहीं कि छोड़ देना है, करना है, लेकिन थोड़ा सोचना विचारना है। कुछ कंडीशन इसके थ्रू बैठ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बैठेगा तो उसे थोड़ा सा दिमाग उमाग लगा के बैठाना पड़ेगा, है ना।
तो अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम क्रमांक वाली कुर्सी पर बैठा है। सम पर कौन कौन बैठा है? ऋषि, ऋषि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद अनु, हाँ अनु है, ऑप्शन में भी है। मनोज है क्या सम पे? नहीं। रोहन, रोहन रोहन आया ही नहीं, हाँ है, तो रोहन सम पर नहीं है, तो ये भी नहीं आंसर। मनोज भी नहीं है। ऋतु कितना पर है? ऋतु 7 पर है, तो ये भी विषम पर है, तो एक ही व्यक्ति है अनु, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इस तरह के प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 20-25 क्वेश्चन का आराम से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने लगभग ये 64 या 63 नंबर का वीडियो है, हालांकि इससे पहले जो मैंने कराया है कम से कम मेरे में से 25-30 क्वेश्चन तो इस तरह का आ चुका होगा, अगर शुरू से देखते होंगे तो। हाँ, और पहली बार अगर चैनल पर आप आए हैं, हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त पहले से ही हैं, लेकिन कुछ दोस्त पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि बाद में नहीं मिल पाएंगे। अब ढूंढते भी रहिएगा तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप अभी तक हमारे चैनल का नाम नहीं जानते होंगे कि क्या है, और मैंने बोला भी नहीं है एक भी बार कि क्या है। पता नहीं क्यों दोस्त, हमें बोलने में ही नहीं बनता है कि इस चैनल को फलना ढेकलना, मतलब जो भी होता है। तो दोस्त थोड़ा सा देख लीजिएगा कि चैनल का नाम क्या है, हालांकि उस नाम से सर्च कीजिएगा जो है तो आराम से आ जाएगा। तो देखिए, 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 9-1 है, तो कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3-2 हो जाएगा? कितने वर्ष? तो इसका मतलब दोनों बच्चों का आयु तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बच्चा का आयु x है, दूसरे का y है, और इन दोनों का योग 9 दिया है, जो कह रहा है कि दोनों बच्चों के आयु का योग 9 है। तो एक बच्चों का आयु x है और एक बच्चों का आयु y है, दूसरे बच्चों का, और इनका अंतर 1 दिया है। तो यहाँ से आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 2 बच्चे में से x है, दूसरा y है, इन दोनों का निकाल सकते हैं। हालांकि आप ऐसे अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा तो इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, 9 1 10 भागा 2 5। फिर अगर y का निकालना है तो इनमें इनको घटाइए, बड़ा में से छोटा को, तो कितना आएगा? 8, 8 को 2 से भाग दीजिए 4, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 निकल गया, ठीक है। तो अब कहता है कि कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3-2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन का सहायता ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। जिसे कहता है कि 3-2 बनाना है ना, 5-4 को 5:4 को 3-2 बनाना है, 3:2 करवाना है, 3:2 करवाना है, ये करवाना है। तो क्या करनी होगी? कितना घटाना होगा? कितना घटाना हो? 1 घटाते हो तो 4 बनेगा, इसमें 1 घटाते हो तो 3 बनेगा। हमें चाहिए 3/2, तो 1 से काम नहीं चलेगा। 4 घटाते हो, अगर इस 5 में आप 4 को घटाते हो तो 1 आएगा, और इसमें घटाइएगा 0, जो कि 3:2 नहीं है, तो आप 4 को भी नहीं ले सकते हो। तो सिंपल सा देखिए ना, 5 में कितना घटाने पर 3 आएगा, तो आपका जवाब होगा 5 में आप 2 घटा दीजिए और 4 में भी 2 घटा दीजिए, यानी 2 वर्ष बाद देखा जाए तो ये कितना 3 और ये कितना 2, 3:2 ही चाहिए, है कि नहीं। तो यही तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूर्व, यानी कितने वर्ष पहले कितना घटाना होगा, तो 2 घटाइए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्त, मैथ का नहीं, क्योंकि इसको मैंने रीजनिंग से उठाया है, हालांकि उसको मैथ में भी काउंट कर सकते हो आप लोग। श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए क्या मतलब, सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल ही होगा। 15 5 20, 5 25, तो 5 आगे बढ़ाइए 30। इस लाइन को भी चेक कर लेते हैं, इधर कितना बड़ा है 10, इधर कितना बड़ा है 10, तो आगे भी 10 बढ़ेगा। तो इधर तो हमें पूछ नहीं रहा है, यहीं तक पूछ रहा है, तो इधर ऊपर 10 10 का, नीचे 5 5 का चल रहा है, तो बस हमें अगला में 5 ही बढ़ाना है, तो 30 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, हाँ, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो बनाइए इसको। चेन्नई बंगलुरु के उत्तर में है, चलिए बंगलुरु के उत्तर में जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको पहले लिखिए। बंगलुरु को मैं बी लिख रहा हूँ, बंगलुरु के उत्तर में यानी ऊपर कह रहा है,
क्या है, चेन्नई, चेन्नई को CH लिख रहा हूँ। कैसे ये चीज़ मैंने कैसे डिसाइड किया समझिएगा थोड़ा सा। ये चीज़ आप जानते होंगे कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से उत्तर बोले तो ऊपर जाना है। स्टार्टिंग ये जो आपकी ये पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पर बी बंगलुरु जो लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बंगलुरु के उत्तर में चेन्नई तो ऊपर ले गया है कि नहीं। तो ये चीज़ को आपको समझना है। और हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में, तो पश्चिम जाने का मतलब क्या, इस पॉइंट से पश्चिम यानी इस पॉइंट से पश्चिम जाने का मतलब क्या, इधर। तो इधर है हैदराबाद, इधर है हैदराबाद। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक स्थित है। तो बेंगलुरु के संबंध में हैदराबाद किस दिशा में स्थित है, बेंगलुरु के संबंध में हैदराबाद किस दिशा में स्थित है। बेंगलुरु के संबंध में नहीं बोल रहा है, जिसके संबंध में बोल रहा है उस पर ऐसे करके ऐसे बड़का सा लाठी खींच दीजिए। अब देखिए ऊपर क्या उत्तर और इधर क्या इस पॉइंट से पश्चिम, तो ये क्या है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच हैदराबाद दिख रहा है, उत्तर पश्चिम के बीच हैदराबाद। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए, देखिए इसमें क्या है नहीं है। 18 में 7 गया 11 और 11 का स्क्वायर है, इस दोनों को घटाइए और उसका स्क्वायर कीजिए, यानी 11 का स्क्वायर। इन दोनों को घटाइए कितना आ रहा है 17 और ये 17 का स्क्वायर है। तो इन दोनों को घटाइए, 14 में 6 गया 8, शुरू में 8 आएगा नहीं 18 और 18 का स्क्वायर, लास्ट में 4 होना चाहिए, लास्ट में 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में। तो ये आ गया 18 का स्क्वायर कीजिएगा 324। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मैं आपको टाइम वेस्ट करने के लिए ये नहीं कहूँगा कि सोचिए समझिए फिर जाकर आप आंसर बताइए, आपका टाइम तो मतलब 20 सेकेंड 30 सेकेंड बर्बाद कर दूँ, नहीं। सिंपल सा जो लॉजिक है मैं करा दूंगा, करने का होगा तो आप खुद रोक कर आराम से कर सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए इसमें देखिए क्या हुआ है, 25 से 125 हुआ है, फिर इससे ये हुआ है, इससे ये हुआ। चलिए देखते हैं क्या है नहीं है, हालांकि आपने वीडियो रोककर बनाया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 25 का 5 गुना हुआ है, 25 का 5 गुना कितना हुआ 125, है कि नहीं, तब जाकर आया है ये। उसके बाद 125 का भागा 2 हुआ है, भागा 2 हुआ है, तब जाकर 62.5 आया है, तब जाकर 62.5 आया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। इस 62.5 का ये 4 गुना हुआ है, में से 4 6 के 24, हाँ 4 गुना हुआ है। 62.5 का 4 गुना हुआ है, तब जाकर ये 250 आया है। और इस फिर 250 का अधियान 2 से भाग लगा है, 2 से भाग लगा है, तब जाकर 125 आया है, तब जाकर 125 आया है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। फिर 125 का 3 गुना हुआ है, तब जाकर 375 आया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अब लॉजिक क्या है इस बात को समझिए, पहले 5 से गुना हुआ 2 से भागा लगा, फिर 4 से गुना हुआ 2 से भागा लगा, फिर 3 से गुना हुआ फिर 2 से भागा लगेगा, यानी 375 में आप 2 से भागा लगाओ, जो भी आएगा यहाँ रख देना है। तो भाग लगाए तो 18 दूनी 36, यानी 18 यहाँ शुरू में है और पॉइंट वाला भी तो आइबे करेगा, तो यही राइट आंसर है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 187.5, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, मेरे में से थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, कोई बात नहीं दोस्त, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। ये बात आपने बहुत बार सुने होंगे कहीं ना कहीं, तो हमारे भी मुंह से सुनकर कौन सा बड़ा काम किया है कि नहीं। दोस्त हमारी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा
मतलब समझ सकते हैं कि इतना लंबा टाइम कहीं व्यक्त करना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में कुछ कुछ बोल देता हूँ जिससे हो सके माइंड डाइवर्ट ना हो। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बेजोड़ कहने का मतलब क्या है, इनमें से 3 ऑप्शन में किस कहीं ना कहीं समानता होगा, एक अलग होगा। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सभी के सभी 61 भी अभाज्य है, 37 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 27 एक भाज्य संख्या है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैं देखा हूँ कि बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। प्रिया के पिता का उम्र 38 वर्ष थी, ठीक है, जब प्रिया पैदा हुई थी। जब प्रिया पैदा हुई थी यानी जब प्रिया जन्म ली होगी तो प्रिया 0 वर्ष की होगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और उस समय उसका जो फादर था 38 वर्ष का था, ठीक है। आगे देखिए, उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसका भाई 4 वर्ष छोटा है प्रिया से। तो इसका मतलब इसकी मदर भी है, उसका ब्रदर भी है ना। तो जब ब्रदर जन्म लिया होगा तब उसकी माँ 36 की थी, तब उसकी माँ 36 की थी, लेकिन उसका ब्रदर जो है, भाई जो है, प्रिया से 4 वर्ष छोटी होगी। इसका मतलब प्रिया 4 वर्ष की हो गई होगी, इसमें 4 ऐड हो गया होगा। इसका मतलब प्रिया 4 वर्ष की हो गई होगी, तो प्रिया की उम्र 4 बढ़ी होगी। तो क्या इसका बाप का उम्र बैठल होगा? नहीं ना। तो इसका पिता में 4 वर्ष भी बड़ा होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब इसका पिता का उम्र 42 हो गया होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे तो अब आंसर आपके हाथों में है। देखिए, उसकी माँ उसके पिता से कितना साल छोटा है। तो जब देखिए उसका भाई जन्म लिया, उस समय उसका भाई 0 वर्ष का था, उसकी माँ 36 वर्ष की थी, और प्रिया 4 वर्ष की हो गई। प्रिया 4 वर्ष की होगी क्योंकि उसका भाई उससे 4 वर्ष छोटा है। बात समझ रहे हैं? तो जब ये प्रिया 4 वर्ष की हुई तो 4 वर्ष तो उसका पिता की उम्र में भी बड़ा होगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिता नहीं बड़ा होगा, पिता भी बड़ा होगा। तो उसकी माँ 36 की थी जब उसका भाई जन्म लिया। तो अब पूछ रहा है कि उसकी माँ उसके पिता से कितना साल छोटा है। तो यहाँ का गैप देख लीजिए कितना है, 6 साल का छोटा है। कौन? उसकी माँ उसके पिता से 6 साल का छोटा है। बात समझ रहे हैं? तो इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे तरीके लगाएं तो कहीं ना कहीं इक्वेशन बनेगा और लोचा में फंस सकते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2, 4, 16, 96 क्या हुआ है? कहीं ना कहीं यह गुना हो रहा होगा। गुना क्या हो रहा है? देखिए, इस 2 में 2 से गुना हुआ है, इस 4 में 4 से गुना हुआ है, इस 16 में 6 से गुना हुआ है। 2, 4, 6, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 से गुना हुआ होगा। 2 2 बढ़ रहा है, देखिए ना, 2 2, तो इसमें भी 2 बढ़ाएंगे तो 6 8 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। बाद में जो भी हो, इधर जो भी हो, लेकिन लास्ट में 8 होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो ये कहानी खत्म। हालांकि करके देखिए इतना ही आएगा। फिर यहाँ पर जो गुना हुआ होगा 10 से गुना हुआ होगा, है कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ पर 8 से गुना हुआ है तो इधर 10 से गुना हुआ होगा, और 8 और 10 में 2 का अंतर है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, कुछ भाई जीके से भी रीजनिंग बनता है कि नहीं? सिंपल सा थोड़ी ना कि मतलब आपका कहीं ना एनालॉग या फिर सीरीज या फिर कोडिंग डिकोडिंग, यही सब थोड़े ना रीजनिंग हो सकता है। रीजनिंग आपके जीके से भी रिलेटेड हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जीके की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो
देखिए अजमेर महल कहाँ पर है, राजस्थान में, तो अजंता की गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो ये इसका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए, इसको डायग्राम से बनाना सही रहेगा और डायग्राम से बिल्कुल सही निकलेगा आंसर। चलिए क्या कह रहा है, सभी लैपटॉप कीबोर्ड हैं, जितने भी लैपटॉप है वह कीबोर्ड के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, कीबोर्ड के अंदर। ये इसका डायग्राम बना। दूसरा, कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, यानी लैपटॉप का कुछ हिस्सा प्रिंटर है, लैपटॉप का कुछ हिस्सा प्रिंटर है, क्योंकि इसने कहा कि कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, तो इसका मतलब प्रिंटर का कुछ हिस्सा लैपटॉप होगा या लैपटॉप का कुछ हिस्सा प्रिंटर होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसा डायग्राम बन सकता है। सभी कीबोर्ड स्कैनर है और जितने भी कीबोर्ड है, ये वाले कीबोर्ड है, वह सभी के सभी स्कैनर के अंदर आएगा। सभी के सभी किसके अंदर आएगा, स्कैनर के अंदर आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक। अब निष्कर्ष पर चलते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ स्कैनर लैपटॉप है, कुछ स्कैनर यानी स्कैनर वाला ये बैक ब्लैक कलर वाला कुछ लैपटॉप का हिस्सा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। स्कैनर का पूरा हिस्सा, मतलब कि स्कैनर का जो ये लैपटॉप वाला हिस्सा है कि नहीं, कुछ स्कैनर यानी स्कैनर का ये वाला हिस्सा लैपटॉप है, तो इसका मतलब ये बात ये सही कह रहा है कि कुछ स्कैनर लैपटॉप हो सकता है कि नहीं। कुछ प्रिंटर स्कैनर है, देखिए प्रिंटर का ये वाला हिस्सा ये जो कवर कर रहा है, क्या ये स्कैनर तक नहीं कवर, स्कैनर को कवर नहीं कर रहा है क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, क्योंकि स्कैनर तो इस तरह से गया है तो इसको कवर कर ही रहा है। इसका मतलब दूसरा भी सही है। सभी लैपटॉप स्कैनर है, लैपटॉप का जितना भी हिस्सा है क्या वो पूरे के पूरे स्कैनर के अंदर है क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो इसका मतलब ये भी सही बात बोल रहा है, यानी तीसरा भी सही कह रहा है। चौथा देखा जाए, कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है। अब बताइए, लैपटॉप जब पूरा स्कैनर है तो कुछ नहीं होने की कैसे बात कर सकते हो, नहीं ना, नहीं होने वाली तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा लैपटॉप स्कैनर के अंदर है तो कुछ लैपटॉप कैसे नहीं स्कैनर हो सकता है, तो ये गलत बात है, यानी चौथा नंबर बात गलत है। तो सही कौन कौन है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 जहां भी ऑप्शन होगा केवल निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट चलिए, इतना क्वेश्चन आज मैंने कंप्लीट कराया, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और सब अच्छे सब क्वेश्चंस को लाएंगे। और जिस भी भाई को पीडीएफ चाहिए तो मेरे भाई स्कैनर, ये जो स्कैनर है मतलब टेलीग्राम का है, आप इसे स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, जितने भी पीडीएफ होंगे आपको टोटल, हालांकि मैंने 60 वीडियो तक का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब कि टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, तो वहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। या तो ये स्कैन करके नहीं जोड़ पाइएगा तो लिंक कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में या तो फिर आई बटन में वगैरह में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इतना दूर देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और थोड़ी सी दोस्त हमारे लिए आप एक लाइक कर दीजिए, आप अपने भाई के लिए एक लाइक कर सकते हो दोस्त, अगर पसंद आई है तो, नहीं तो फिर आपकी इच्छा दोस्त, क्योंकि आपके हाथ को पकड़ कर तो मैं लाइक नहीं करवा सकता हूँ, है कि नहीं। हमें पता है औरों की लाइक कहाँ होती है, लेकिन दोस्त मैं एक बात कहूँगा, अगर कहीं से आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, कहीं उस चीज़ को सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए दोस्त। अभी हमारे चैनल का रीच गिर गया है, तो थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, वो भी सोशल हेल्प नहीं, मतलब फाइनेंशियल हेल्प नहीं, सोशल हेल्प चाहिए। बात समझ रहे हैं, तो सोशल हेल्प आप कैसे कर सकते हो, लाइक करके या फिर किसी स्टडी ग्रुप में या भाई बंधु जो भी है उसके
जो पढ़ाई के क्षेत्र से रिलेटेड है उसको शेयर करके, है कि नहीं, ये इतना सा आप कर सकते हो। और आप खुद अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये भी हमारे लिए कहने का मतलब हमारे फैमिली मेम्बर में आप भी जुड़ सकते हो, हमारी यूट्यूब फैमिली में, और कहीं ना कहीं इस चैनल को आगे तक ले जाने में आपकी मतलब कि सपोर्ट हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो इतना कुछ आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना कुछ आप करोगे, ज़रूर करोगे अगर आपको पसंद आई होगी तो। अन्यथा फिर आपकी इच्छा, जय श्री राम, और क्या कह सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।